नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकलाएं और हस्तकला के अंतर्गत आपने पिछली कक्षा में पढ़ा राजस्थान के अंतर्गत बंधेज का कार्य। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बंधेज कार्य के अंतर्गत ही नेक्स्ट कला के रूप में करेंगे। तो नेक्स्ट जो हस्तकला है वो कौन सी है? बंधेज। बंधेज और बंधेज के अंतर्गत जो है वो इससे पूर्व आप बंधेज के बारे के अंतर्गत 4 बातें पढ़ चुके हो और आज हम जो है इसके नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। और वो पहला पड़ाव कौन सा रहेगा? पहला पड़ाव है आज का धनक। धनक और धनक क्या होती है? ये जो है वो साड़ियों व चुनरी पर बनाई जाने वाली बंधेज होती है। धनक जो है वो किस पे बनाई जाती है? साड़ियों या चुनरी पर बनाई जाती है। ये धनक जो है वो क्या है? चौरस डिब्बों के रूप में कपड़े के ऊपर होती है और उनके बीच के अंतर्गत एक बिंदु बनी होती है। तो इस प्रकार के चौरस डिब्बों के रूप में बनाई जाने वाली जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाती है? धनक कहलाती है, जो मुख्य रूप से किस पे बनाई जाती है? साड़ियों और चुनरी के ऊपर बनाई जाती है। ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। इसी प्रकार से प्रश्न में आए भी धनक जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? धनक कहां की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की ये कला जो है वो प्रसिद्ध है। तो धनक कला जो है जो कि एक हस्तकला का ही एक प्रकार है जो बंधेज के अंतर्गत रहता है और वो कहां की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर शहर की प्रसिद्ध है। इस बात को इसमें ध्यान रखना है। आज के पड़ाव के अंतर्गत दूसरा पड़ाव कौन सा रहेगा? चुनरी। चुनरी कह दो या इसे कह दो चुंदड़ी। चुनरी या चुंदड़ी ये क्या होता है? ये जो है वो कपड़े के ऊपर, जैसे ये मान लो कि कपड़ा है और कपड़े के ऊपर छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में जो है हस्तकला का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? चुन्नड़ या चुंदड़ी कहलाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि छोटी छोटी बिंदियां बनी होती है। कैसी होती है? यहां पर चुनरी या चुंदड़ पर जो है वो छोटी छोटी बिंदियां बनी होती है और जिसे हम क्या कहते हैं? चुनरी या चुंदड़ कहते हैं। और ये भी कहां की प्रसिद्ध रहती है? ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध रहती है। तो बंधेज कला के अंतर्गत दूसरा प्रकार है चुनरी और चुनरी जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? ये छोटी छोटी बिंदियों के रूप में होती है और जोधपुर की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बारीक बंधेज जो है, नोट के अंतर्गत हम लिख लेते हैं कि बारीक बंधेज की चुनरियां जो होती है, बारीक बंधेज की चुनरी, बारीक बंधेज की चुनरी जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां की फेमस रहती है? तो ये रहती है फेमस शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र की कहां की प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है चुनरी के अंतर्गत ही, कंवर जोड़। प्रश्न पूछा जाता है कि कंवर जोड़ क्या है? तो किसे कहते हैं कंवर जोड़? कंवर जोड़ जो है वो विवाह के अवसर पर लड़की को मामा के द्वारा दिए जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? कंवर जोड़ कहा जाता है। तो इसमें आप लिख लें भी कंवर जोड़ जो है वो क्या होता है? ये होता है मामा द्वारा विवाह के अवसर पर भांजी या ऐसा लिख दो अपनी भांजी को दी जाने वाली ओढ़नी।
तो मामा के द्वारा जो है वो विवाह के अवसर पर अपनी भांजी को दी जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं, कंवर जोड़ कहा जाता है। ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है बडूली। बडूली ये भी एक चुनरी का ही प्रकार है। तो बडूली किसे कहते हैं, बडूली किसे कहते हैं, ये होता है वर पक्ष की ओर से वधु को भेजी जाने वाली चुनर उसे हम क्या कहते हैं, बडूली कहते हैं। तो बडूली किसे कहते हैं कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को भेजी जाने वाली जो चुनर होती है वो बडूली कहलाती है। तो यहां पर ये वर पक्ष के द्वारा जो है वो किसे दी जाती है, वधु पक्ष को भेजी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बडूली कहते हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न में आए कि कंवर जोड़ जो है वो किसे कहते हैं, तो कंवर जोड़ क्या होता है, मामा के द्वारा जो है विवाह के अवसर पर अपनी भांजी को जो ओढ़नी दी जाती है वो क्या कहलाती है, कंवर जोड़ कहलाती है। ये सभी विशेषता किसकी है, चुनरी या चुंदड़ की विशेषता रहती है, जो कपड़े के ऊपर छोटी छोटी बिंदियों के रूप में निर्मित होती है। और ये कहां की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की। और इसी प्रकार से कह दे कि बारीक बंदेज की चुनड़ जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो वो कहां की है, शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो ये सभी विशेषता जो है वो बंदेज के रूप में जो है वो किसकी रहती है, अलग अलग विषय के रूप में धनक और चुनड़ी की विशेषताएं रहती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत हम करते हैं मुकेश। मुकेश भी क्या है, एक चुनरी का ही प्रकार है, जो कि कपड़े के ऊपर जो है छोटी छोटी कढ़ाई जो जरी के रूप में की जाती है, तारनुमा जरी के रूप में जो कढ़ाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुकेश कहते हैं। तो नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत हम लिखते हैं मुकेश, जो बंदेज का ही एक प्रकार है। तो नेक्स्ट आ जाएगा मुकेश। मुकेश की चुनरियां जो होती है, तो मुकेश क्या है, ये जो है वो जरी के तार से कढ़ाई की जाती है। जरी के तार से कढ़ाई की जाती है, और जरी के तार से कढ़ाई करने की इस कला को हम क्या कहते हैं, बादला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बादला भी कहते हैं। ये विशेषता किसकी रहती है, मुकेश की रहती है, जो कि एक बंदेज का कार्य रहता है। इसी क्रम के अंतर्गत देखा जाए तो चौथे पड़ाव के अंतर्गत क्या आ जाता है, चौथे पड़ाव में आ जाता है पोमचा। पोमचा पोमचा जो है वो स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र रहता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोमचे की मूलभूत विशेषता क्या रहती है कि ये स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र है, ओढ़ने का वस्त्र है, जो कि कहां का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध रहता है। कहां का प्रसिद्ध है, तो पोमचा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध रहता है। और पोमचे की मूलभूत विशेषता क्या होती है, ये जो ओढ़नी होती है, ओढ़नी की जमीन जो होती है, जमीन जो आंगन जो बना होता है ओढ़नी का, तो वो आंगन जो है वो किस कलर से बना होता है, ये मुख्य रूप से गुलाबी, पीला व केसरिया रंग से बना होता है। केसरिया रंग से बना होता है। यानी कि पोमचा जो होता है वो मुख्य रूप से उसका आंगन जो बनता है, वो ओढ़नी का आंगन जो है वो गुलाबी, पीला या केसरिया रंग से बना होता है। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो पोमचा जो है वो वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक रहता है। तो वंश वृद्धि का प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि वंश वृद्धि का प्रतीक जो है वो किसे माना जाता है। तो वंश वृद्धि का प्रतीक किसे कहते हैं, पोमचा को। इसी प्रकार से हम नोट लगा करके भी लिख लें कि नोट लगा करके हम क्या लिखेंगे, भी नोट में पूछा जाए भी शक्ति परीक्षण का प्रतीक, परीक्षण का प्रतीक
क्या रहता है? ये रहता है तोरण। क्या रहता है? तोरण। जब प्रश्न पूछा जाए भी शक्ति परीक्षण का प्रतीक है तो क्या रहता है? तोरण रहता है। जैसे कि कोई विवाह के लिए कोई पुरुष जो है वो वधू के घर जाता है तो वधू के घर के गेट पे जो है वो एक तोरण लगा होता है, जिसके जो है वो तलवार के द्वारा जो है वो उसको छूता है या फिर जो है किसी छड़ी के माध्यम से जो है वो उसको छूता है, तो वो हमारे पास में क्या रहता है? शक्ति परीक्षण का प्रतीक रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तोरण। तो एग्जाम में जब पूछा जाए आपसे कि वंशवृद्धि का प्रतीक तो है वो कौन सा है? पोमचा रहता है, और शक्ति परीक्षण का प्रतीक जो है वो क्या रहता है? तोरण रहता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पोमचा जो है यह है प्रसूति महिला, यह है प्रसूता महिला के लिए पीहर पक्ष से आने वाली पीले एवं गुलाबी रंग की बंदेज की ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी होती है। तो ये जो प्रसूता महिला होती है, प्रसूता महिला जो होती है उसके पीहर पक्ष से, किस पक्ष से? पीहर पक्ष से आने वाली पीले या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है, जो कि हमारे पास में क्या कहलाता है? पोमचा कहलाता है। ये पोमचा जो है जिसमें हमने मुख्यतः यहां दो कलर लिखे हैं, पीला और गुलाबी। इसमें भी देखा जाए तो पीले रंग का जो पोमचा होता है, पीला पोमचा जो है वो किसका प्रतीक होता है? ये होता है पुत्र जन्म के अवसर पर दिया जाता है। तो पीहर पक्ष के द्वारा जो है वो पीला पोमचा जो है वो कब दिया जाता है? पुत्र जन्म के अवसर पर दिया जाता है। और इसी प्रकार से प्रश्न में आए भी गुलाबी पोमचा, और गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है पीहर पक्ष के द्वारा? ये दिया जाता है पुत्री जन्म के अवसर पर दिया जाता है। ये सभी जो है वो किसकी विशेषता रहती है? ये सभी विशेषताएं पोमचे की रहती है। तो पोमचा जो है वो कहां का प्रसिद्ध रहता है? जयपुर का प्रसिद्ध रहता है। ये स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र रहता है। ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो इसकी ओढ़नी की जो जमीन होती है उसमें गुलाबी, पीला या केसरिया रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है वो पोमचा से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि पोमचा जो है वो किसका प्रतीक है? तो पोमचा जो है वो किसका प्रतीक है? तो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। इसके बाद में देखा जाए तो आपसे प्रश्न में आए भी शक्ति परीक्षण का प्रतीक है, तो शक्ति परीक्षण का प्रतीक किसे माना जाता है? तो तोरण को माना जाता है। इसी प्रकार से जो है ये पोमचा जो है वो कब प्रयोग में लिया जाता है? मुख्यतः वैसे तो लगभग पहना जाता है, लेकिन ये जो है वो कब प्रयोग में लिया जाता है? तो मूल रूप से जब प्रसूता स्त्री होती है तो उसके पीहर पक्ष से जो है वो उस महिला के लिए ये पोमचा जो है वो लाया जाता है, जो पीले या गुलाबी रंग का मुख्यतः रहता है। और पीले रंग के पोमचे का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है? तो पुत्र जन्म के समय जो है वो पीहर पक्ष पीला पोमचा देता है। और इसी प्रकार से गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है? तो पुत्री जन्म के अवसर पर जो है वो पीहर पक्ष के द्वारा गुलाबी पोमचा दिया जाता है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है? पोमचे की रहती है। तो ये मुख्यतः बातें जो है वो पोमचे या ओढ़नी के रूप में रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो इसी क्रम के अंतर्गत जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो किसके रूप में आता है? वो रहता है लुगड़ा के रूप में। क्या आता है? लुगड़ा। लुगड़ा भी क्या है? एक ओढ़नी का ही रूप है, ओढ़नी का
प्रकार रहता है, जो कि मुख्यतः जो है वो पोमचे के ही प्रकार रहते हैं। तो नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत क्या आ जाएगा? लुगड़ा। लुगड़ा, और लुगड़ा भी क्या है? एक ये भी ओढ़नी, ओढ़नी का एक रूप है। ये भी क्या है? ओढ़नी का एक रूप रहता है। इसकी मूलभूत विशेषता, ये मुख्यतः जो है वो पीले का एक प्रकार भी है, प्रकार है। जैसा हमने कहा भी पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, तो यानी कि ये भी पोमचे का ही एक प्रकार है, जिसे हम क्या कहते हैं? लुगड़ा कहते हैं, जो ओढ़नी का एक रूप रहता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जो है वो कहां का प्रसिद्ध रहता है? ये मुख्य रूप से जो है वो पटोदा सीकर का प्रसिद्ध रहता है। और दूसरा स्थान जो है वो कौन सा रहता है? दूसरा है मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़, और ये कहां का क्षेत्र है? ये है झुंझुनू का, झुंझुनू क्षेत्र का। तो ये दो क्षेत्र जो है वो लुगड़ा के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। एक तो पटोदा सीकर के अंतर्गत, और दूसरा कौन सा है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू का रहता है। इसी प्रकार से जो है वो नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत भी जो भाग है वो किसका रहता है? वो भी पोमचे का ही एक प्रकार है, जिसे हम क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। पोमचा, नेक्स्ट पड़ाव कौन सा आ जाता है? चीड़ का पोमचा। और चीड़ के पोमचे की मूलभूत विशेषता क्या रहती है? इसके अंतर्गत जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा रंग रहता है? काला रंग रहता है। तो काले रंग का प्रयोग किया जाता है। काले रंग की ओढ़नी होती है, ओढ़नी होती है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग जो है वो विधवा महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग कौन करती है? विधवा महिलाएं करती है। और मुख्यतः जो है इस ओढ़नी का प्रचलन जो है वो किस क्षेत्र में रहता है? इसका प्रचलन रहता है हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत, हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है? चीड़ का पोमचा की रहती है। चीड़ का पोमचा जो है वो काले रंग की ओढ़नी होती है, और ये काले रंग की ओढ़नी जो है वो हाड़ौती क्षेत्र की विधवा महिलाएं जो है वो इसे ओढ़ती है। तो ये मूलभूत विशेषता जो है वो चीड़ के पोमचे की रहती है। और मुख्यतः ये दोनों प्रकार जो हैं, लुगड़ा और चीड़ का पोमचा, ये दोनों ही किसके प्रकार रहेंगे? पोमचा के ही एक प्रकार रहते हैं। तो ये मूलभूत विशेषता इसकी रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ एक आपके पास में अन्य जो है वो भाग भी आते हैं, 7वें नंबर पर लिख लेते हैं अपने। तो इसके अंतर्गत आ जाता है डूंगर शाही। डूंगर शाही, डूंगर शाही ओढ़नी, डूंगर शाही ओढ़नी। प्रश्न में पूछा जाए भी डूंगर शाही ओढ़नी जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो डूंगर शाही ओढ़नी कहां की प्रसिद्ध है? यह है जोधपुर क्षेत्र की। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर क्षेत्र की डूंगर शाही ओढ़नी प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से आपके नाम विशेष एक और ओढ़नी रहती है, और वो कौन सी है? गरासिया की फाग। कौन सी? गरासिया की फाग। और ये कहां की प्रसिद्ध है? ये है सोजत सिटी पाली की, सोजत सिटी पाली की। तो सोजत पाली की जो है वो कौन सी फाग है या ओढ़नी प्रसिद्ध रहती है? तो गरासिया की फाग जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से नाम विशेष के अंतर्गत महत्वपूर्ण ओढ़नियां और आ जाती है। तो 9 नंबर पर हम लिखते हैं तारा भांत की ओढ़नी, ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी। 10 नंबर पर हम लिखते हैं जवार भांत, जवार भांत की ओढ़नी। इसी प्रकार से लहर भांत की ओढ़नी। और नेक्स्ट हो जाती है केरी भांत की ओढ़नी, केरी भांत की
ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी। तो तारा भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी और केरी भांत की ओढ़नी, ये सभी ओढ़नियां जो है 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये सभी जो है वो किस क्षेत्र की मूलभूत विशेषता है? यह है आदिवासी महिलाओं के द्वारा, आदिवासी क्षेत्र की विशेषता रहती है। तो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं जो है वो इन ओढ़नियों का प्रयोग करती है। तो तारा भांत की ओढ़नी रह गई, ज्वार भांत की ओढ़नी हो गई, लहर भांत की ओढ़नी हो गई और केरी भांत की ओढ़नी हो गई। इनका प्रयोग जो है वो किस क्षेत्र की महिलाएं जो है वो प्रयोग में लेती है? तो किस क्षेत्र की महिलाएं लेती है? आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा जो है वो इनका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, तारा भांत की ओढ़नी का प्रयोग कौन करता है, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रयोग कौन करता है? तो ये चारों जो है वो कौन करते हैं प्रयोग इनका? आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं जो है वो मुख्य रूप से इनका प्रयोग करती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 13 नंबर पर हम और लिख लेते हैं। 13 नंबर पर आ जाता है दामनी। दामनी ये भी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है जो कहां की प्रसिद्ध है? ये है मारवाड़ क्षेत्र की, मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। किस क्षेत्र की है दामनी? मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसकी मूलभूत विशेषता क्या रहती है? इसमें लाल रंग का कपड़ा होता है, का कपड़ा, लाल रंग के कपड़े पर धागे से कशीदाकारी, धागे से कशीदाकारी की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दामनी के नाम से पुकारते हैं। और दामनी जो है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से एक फेमस नाम आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो देखिए आप कौन सा रहता है? नाम रहता है कटकी, कटकी। क्या रहता है? कटकी। और कटकी क्या है? ये जो है वो अविवाहित बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली चुनड़ होती है। तो अविवाहित बालिकाओं के द्वारा जो है ओढ़ी जाने वाली चुनड़ को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। तो कटकी रहती है वो अविवाहित बालिका के द्वारा ओढ़ी जाने वाली चुनड़ होती है। दामनी क्या है? ये मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ओढ़ने वाली चुनड़ होती है जो मुख्यतः लाल रंग के कपड़े पर धागे की कशीदाकारी के रूप में होती है। तो ये मूलभूत विशेषताएं हमारे पास में किसके रूप में रहती है? ये रहती है ओढ़नी और पोमचे के रूप में, मुख्यतः जो बंदेज के कार्य के रूप में प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये मूलभूत विशेषताएं जो है वो रहती है, जिनके अंतर्गत आपके पास में पोमचा आ जाता है, चीड़ का पोमचा है या लूगड़ा है, या इसके साथ साथ देखा जाए तो ग्रासिया की फाग है और तारा भांत की ओढ़नी है, केरी भांत की ओढ़नी है, ज्वार भांत की ओढ़नी है। तो ये सभी जो है वो हमारे पास में महत्वपूर्ण बंदेज के कार्य के रूप में प्रसिद्ध रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में कपड़े का, क्योंकि हम मूल रूप से जो ये कार्य कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? हस्तकला के अंतर्गत कपड़े का कार्य ही कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बंदेज का कार्य कर रहे थे। उसी के अंतर्गत जो है वो कपड़े के रूप में जैसे हमने इससे पहले की क्लास के अंतर्गत हमने साफा का अध्ययन किया था, तो उसी से मिलती हुई बात जो है वो कपड़े के रूप में एक शब्द आता है आपका फाटा या फेंटा। फाटा या फेंटा ये क्या रहता है? ये भी जो है वो कपड़े का एक साफा होता है। तो इसमें देखिए फाटा या फेंटा क्या है? तो ये जो मुख्यतः जो है वो गुर्जर जाति और दूसरी कौन सी जाति? मीणा जाति के पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा रहता है। क्या होता है?
गुर्जर और मीणा जाति के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला जो साफा है उसे किस नाम से पुकारते हैं? फाटा या फेंटा के रूप में पुकारते हैं, जो कि कपड़े के रूप में रहता है। इसी प्रकार से इसी क्रम के अंतर्गत जो बचा हुआ पार्ट में कपड़े के अंतर्गत देखें तो दूसरा कौन सा आ जाता है? चीरा आ जाता है। चीरा किसे कहते हैं? चीरा जो है वो भीलों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चीरा कहते हैं। तो यानी कि हमने जो साफे के प्रकार किए थे वो तो किसके रूप में थे? बंदेज के रूप में थे। ये कपड़े के अंतर्गत है, साधारण कपड़े के रूप में होते हैं। लेकिन फांटा या फेंटा जो है वो मुख्यतः कौन पहनता है? तो फांटा या फेंटा जो है वो गुर्जर और मीणा जाति के पुरुषों के द्वारा जो है वो सिर पर बांधा जाने वाला साफा जो है वो क्या कहलाता है? फाटा या फेंटा कहलाता है। इसी प्रकार से भीलों के द्वारा, भील जाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला जो कपड़ा होता है, जो साफा है, उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? चीरा के रूप में पुकारते हैं। ये भी क्या है? एक साफा है, और ये भी आपके पास में क्या रहता है? एक साफा रहता है। तो दोनों ही किसके प्रकार है? साफा के प्रकार रहते हैं। तो ये बात भी आपको जो है वो इसी टॉपिक के साथ में याद रखनी है, क्योंकि आपने बंदेज के रूप में साफों के प्रकार पूर्व में जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें आपने कर लिए थे। तो उसी में हमारे पास में ये दो कपड़े के रूप में बचे हुए प्रकार हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो ये बातें थी हमारे पास में हस्तकला से संबंधित, और जो मुख्य रूप से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो नेक्स्ट कक्षा में हम फिर पुनः इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।